अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैंने रुखसाना और बसीर को तांगे के अंदर इनकी बाजियाफ्त के बारे में बताया। अगलब इम्कान इसी बात का था कि डाकुओं ने फीके की लाश को और रुखसाना और बसीर को गहरी बेहोशी की हालत में तांगे में लादकर जमालपुर की सिमत हाँक दिया होगा। लिहाजा वेल ट्रेंड घोड़ा अपनी मंजिल की सिमत धीरे धीरे टांगे को खींचते हुए कच्चे रास्ते पे चलता रहा और फिर आधी रात के वक्त वो मेरी निगाह की गिरफ्त में आ गया था। बसीर और रुखसाना की सुनाई हुई इस कहानी में मेरे लिए बहुत सी बातें वजाहत तलब थीं। लिहाजा अपनी तसल्ली के लिए मैंने इनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया। मैंने बारी बारी इनकी तरफ देखते हुए पूछा, अच्छी तरह सोचकर बताओ, वो डाकू तादाद में कितने थे? उन्हें देखकर मेरी तो मती मारी गई थी थानेदार साहब, रुखसाना ने सहमी हुई आवाज़ में जवाब दिया। इनको गिनने का होश कहाँ रहा था। उन्होंने फीके के पेट में गोली मारी तो हम पर इनकी दहशत तारी हो गई थी। फिर उन्होंने हमसे जो कहा हम करते गए और वो हमें बेहोश करके शीरी को अपने साथ ले गए। क्या तुमने शीरी को डाकुओं के साथ जाते देखा था? नहीं जनाब, उन्होंने मुझे और बसीर को रुमाल सुंघाकर बेहोश कर दिया था, रुखसाना ने जवाब दिया। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने शीरी को बेहोश नहीं किया होगा? मैंने इनसे पूछा। इस बार रुखसाना के बजाय बसीर ने जवाब दिया, थानेदार साहब, मैं फीके कोचवान के बराबर में बैठा हुआ था, इसलिए मुझे याद पड़ता है कि वो तादाद में 4 या 5 डाकू थे। जब फीके ने इनके कहने पर टांगा नहीं रोका तो इनमें से एक ने फीके पे गोली चला दी और बाद में फीके के सर पर लाठियां मार मार कर उसे हलाक कर दिया और हमें खदेड़कर एक कमरे में ले आए, जहां उन्होंने रुमाल सूंघाकर हमें बेहोश कर दिया था। जहां तक शीरीबाजी का ताल्लुक है तो मैं इस बारे में वसूख से कुछ नहीं कह सकता। सबसे पहले उन्होंने मुझे रुमाल सूंघाया था, इसके बाद इस कमरे में क्या होता रहा मुझे इसकी कोई खबर नहीं। रुमाल सूंघकर मैं तो ऐसा बेहोश हुआ था कि फिर अस्पताल ही में मेरी आंख खुली है। बसीर के बाद उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे रुमाल सूंघाया था, रुखसाना ने बताया। मैं भी रुमाल सूंघते ही बेहोश हो गई थी और उधर अस्पताल ही में मुझे भी होश आया है। तुमने तो तलाई जेवरात भी पहन रखे हैं, मैंने रुखसाना के जेवरात की जानिब इशारा करते हुए कहा। क्या उन्होंने तुम्हारे ये जेवरात उतारने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली। मुझे तो खुद इस बात पर हैरत हो रही है कि वो किस किस्म के डाकू थे। उन्होंने ना तो हमसे कोई बदतमीजी की और ना ही हमारी कोई कीमती चीज़ साथ ले गए। सिर्फ उन्होंने फीका कोचवान को हलाक किया, वो भी इसलिए कि फीके ने इनके हुक्म पर टांगा नहीं रोका था। मेरी नज़र में वो डाकू थे ही नहीं। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। उनके लिए अगवा कुनंदगान का टाइटल ज़्यादा मुनासिब रहेगा। वो जिस मकसद से आए थे उसे हासिल करके चलते बने। अगर इनके हुक्म पर फीका टांगा रोक भी देता तो तब भी वो इसे जिंदा न छोड़ते, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानते होंगे कि फीका लड़ाई भिड़ाई का माहिर है। वो इनके लिए कोई भी मुसीबत खड़ी कर सकता था। लिहाजा उन्होंने सबसे पहले अपने रास्ते की रुकावट को हटाया। इसके बाद तुम दोनों को बेहोश करके वो शीरी को अपने साथ ले गए। लेकिन आपने तो बताया कि हम दोनों टांगे की सीटों के नीचे बने खांचे में बेहोश पड़े थे और फीका कोचवान की लाश भी टांगे पर ही लदी हुई मिली है। रुखसाना ने उलझन ज़दा नज़र से मेरी जानिब देखा। हम सबको टांगे में डालकर यहाँ तक किसने पहुँचाया है? क्योंकि आपके मुताबिक तो घोड़ा खुद ही कोचवान के बगैर टांगे को खींचता चला आ रहा था। मुझे ये तो मालूम है कि वो घोड़ा तरबियत याफ्ता है। हमारे जमालपुर की तरफ आने वाले तमाम रास्ते इसे अच्छी तरह याद हैं। लेकिन एक घोड़ा हमें उठाकर टांगे में तो नहीं डाल सकता था। ये काम किसी घोड़े का नहीं बल्कि किसी इंसान या इंसानों का है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। और ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि ये इंसान वही डाकू होंगे जिन्होंने फीके को मौत के घाट उतारा है और शीरी को साथ ले गए हैं। मैं पहली फुर्सत में इन बदबख्तों तक पहुंचना चाहता हूं। तुम लोग इनकी शनाख्त के सिलसिले में मेरी कोई मदद कर सकते हो? बात के इख्तिताम पर मैंने सवालिया नज़र से बारी बारी इनकी तरफ देखा। रुखसाना ने मायूसी भरे अंदाज में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, थानेदार साहब, मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। इन डाकुओं ने मुंडासे बांध रखे थे जिससे इनके चेहरे बिल्कुल छुप गए थे और फिर ये सब कुछ इतनी तेज़ी से पेश आया था कि मुझे कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। मेरा दिमाग माऊफ हो गया था। और तुम?
तुम इस बारे में क्या कहते हो? मैंने बशीर की तरफ देखते हुए नर्म लहजे में इस्तफसार किया। रुखसाना बाजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं थानेदार साहब, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। मुडासों की वजह से इन्हें पहचानना मुमकिन नहीं रहा था। मैं चूंकि फीके कोचवान के साथ टांगे की अगली सीट पर बैठा हुआ था, इसलिए मैंने वो बात अधूरी छोड़कर अचानक खामोश हो गया तो मैंने इज़्तिरारी लहजे में दरियाफ्त किया, इसलिए तुमने क्या किया? मैंने फीके पर गोली चलाने वाले डाकू को बहुत करीब से देखा था, वो एक झुरझुरी लेते हुए बोला। एक लम्हे के लिए तो मुझे यही लगा था कि वो मुझे गोली से उड़ा देगा, लेकिन उसने फीके के पेट पर फायर करके उसे जख्मी कर दिया था। ये तुम मुझे पहले भी बता चुके हो बरखुरदार, उसे उलझन में घिरा देखकर मैंने शफकत भरे लहजे में कहा। ये बताओ कि थोड़ी देर पहले तुम बोलते बोलते एकदम चुप क्यों हो गए थे? तुमने फीके पर गोली चलाने वाले डाकू में ऐसा क्या देख लिया था? हो सकता है ये मेरा वहम हो, वो मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे तकने लगा। वहम और गुमान का मसला तुम मुझ पर छोड़ दो बेटा जी, मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा। मैं खुद फैसला कर लूँगा कि वो तुम्हारा वहम था या कुछ और। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी शीरीबाजी को सही सलामत ले आऊँ तो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओ। हो सकता है तुम जिस बात को गैर अहम और मामूली समझ रहे हो, इसी बात में डाकुओं तक रसाई हासिल करने का कोई सुराग छुपा हो। जी, वो थूक निगलते हुए बोला। मैंने फीके पर गोली चलाने वाले डाकू की आंखों में बड़ी अजीब बात देखी थी और मुंडासे के निचले हिस्से से उसकी दाढ़ी के चंद बाल भी बाहर निकले हुए थे। बशीर ने काम की बात बताई थी, लेकिन अभी ये अहम बात अधूरी थी। अधूरी मालूमात अक्सर नुकसानदेह साबित होती हैं। इन्हीं मालूमात की तकमील की गर्ज से मैंने कहा, ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि फीके पर फायर करने वाले डाकू ने दाढ़ी भी रखी हुई थी। अब मुझे ये बताओ कि तुमने इस डाकू की आंखों में ऐसा क्या देखा था जिसे तुम अजीब कह रहे हो? इसकी आंख मुझे असली नहीं लग रही थी। असली नहीं लग रही थी? क्या मतलब? मैंने पूछा। मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे इसकी एक आंख में ढेले की जगह कोई कंचा रखा हो। और उसने बताया, मतलब ये कि डाकू की वो आंख तुम्हें मसनूई लग रही थी। मैंने तस्दीक तलब नज़र से उसकी तरफ देखा। पूरी आंख का तो मुझे पता नहीं थानेदार साहब, वो जुज़बुज़ होते हुए बोला। बस मुझे उसकी आंख का ढेला बंटे की तरह का लग रहा था, जैसे आंख के अंदर कोई गोल पत्थर जड़ दिया गया हो। मैंने गहरी नज़र से बशीर की तरफ देखा और ठहरे हुए लहजे में कहा कि ज़रा सोचकर बताओ, तुमने डाकू की कौन सी आंख में ढेले की जगह बंटा लगा देखा था? सज्जी आंख में, उसने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। सज्जी यानी दाईं आंख? बशीर ने मुझे बड़े पते की बात बता दी थी। इसकी फीका कोचवान पर गोली चलाने वाले डाकू के बारे में बताई हुई दो बातों में एक कदरे कम और दूसरी इंतहाई ज़्यादा अहमियत की हामिल थी। दाढ़ी तो एक ऐसी चीज़ है कि इसे कभी भी रखा और कभी भी मुंडवाया जा सकता है, लेकिन मसनूई आंख का मामला ऐसा नहीं था। अगर बशीर की निगाह ने इसे धोखा नहीं दिया था और मज़कूरा डाकू की बाईं आंख वाक़ईतन मसनूई थी, तो इस निशानी के ज़रिए उसे बासानी फीके के कातिल तक पहुंचा जा सकता था। फिर शीरी तक रसाई भी मुमकिन हो जाती। क्या तुम इस मकाम को पहचान लोगे जहां डाकुओं के जत्थे ने तुम लोगों पर हमला किया था? मैंने बशीर से पूछा। जी, बड़ी चंगी तरह पहचान सकता हूँ, वो बड़े एतमाद से बोला। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैंने जहन में एक ख़ास प्रोग्राम तरतीब देते हुए बशीर से दरियाफ्त किया। तुम अस्पताल से निकलकर राना साहब की हवेली जाने का इरादा रखते हो या फिर वापस जमनाबाद जाना पसंद करोगे? मैं सीधा अपना घर जाना चाहता हूँ थानेदार साहब, वो भराई हुई आवाज़ में बोला। ठीक है, फिर तुम मेरे साथ चल रहे हो, मैंने फैसलाकुन अंदाज में कहा। मुझे भी जमनाबाद जाकर तुम्हारे अम्मी अबू से मुलाकात करना है और रास्ते में हम इस जगह का जायज़ा भी ले लेंगे जहाँ डाकुओं ने टांगे पर हमला किया था। ठीक है ना? जी ठीक है, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने रुखसाना को राना मुसद्दिक के साथ हवेली जाने की इजाज़त दे दी और ख़ुद बशीर को लेकर थाने की जानिब रवाना हो गया। हवलदार बशीर अहमद भी मेरे साथ था। जब मुसद्दिक को पता चला कि मैं बशीर को थाने लेके जा रहा हूँ तो उसने उलझन ज़दा लहजे में इस्तफसार किया था। थानेदार साहब, खैरियत तो है? आप बशीर को थाने क्यों लेकर जा रहे हैं? अंदर कमरे में होने वाली गुफ्तगू में चूँकि मुसद्दिक शरीक नहीं था, इसलिए वो नहीं जानता था कि हमारे बीच क्या बातें हुई हैं, लिहाजा इसकी उलझन समझ में आने वाली बात थी। आप परेशान न हो, मैंने तसल्ली आमेज़ अंदाज में कहा। मैंने जमनाबाद जाने का प्रोग्राम बनाया है, इसलिए बशीर को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। रास्ते में
मैं जाए वकुआ का भी जायज़ा लेना चाहता हूँ। बशीर को वो मकाम अच्छी तरह याद है, वहाँ तक पहुँचने में ये मेरी रहनुमाई करेगा। बस इतनी सी बात है राणा साहब। मेरी वजाहत से वो मुतमईन हो गया। जमनाबाद तो मुझे हर सूरत जाना ही था। पहले मैंने ये सोचा था कि राणा तसद्दुक़ की वापसी पर इधर का रुख करूँगा, लेकिन बशीर और रुखसाना की ज़बानी मुझे इतनी मालूमात हासिल हो गई थी कि राणा तसद्दुक़ की रिपोर्ट का मैं मोहताज नहीं रहा था। लिहाजा वक्त ज़ाया करने की बजाय काम से लग जाना ही मुनासिब था। रास्ते में मैंने हवलदार से कहा, बशीर, रात भर के तुम जागे हुए हो, आज का दिन तुम रेस्ट करो। ये नहीं हो सकता मलिक साहब, वो बड़े जोश से बोला। मैं भी आपके साथ जाए वारदात पर जाऊंगा। जब तक इन जानवरों का कोई पक्का सुराग हमारे हाथ नहीं लग जाता, मैं सुकून से नहीं बैठ सकता। अगर मैं पुरसुकून रहा तो फिर ये रेस्ट कैसे कर पाऊंगा। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बशीर अहमद। मैंने सराहने वाली नज़र से हवलदार की जानिब देखा। अगर दिल में बेचैनी और बेइत्मीनानी हो तो फिर इंसान के लिए रेस्ट करना मुमकिन नहीं रहता। बस शर्त यह है कि वो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही पूछ बैठा, कौन सी शर्त मलिक साहब। बशर्त ये कि इंसान बेहिस और बेज़मीर ना हो। मैंने कहा, तुमने डाकुओं के लिए जानवरों का लफ्ज़ बहुत मुनासिब इस्तेमाल किया है मलिक साहब। इन शैतानों ने जो कुछ भी किया है, इसकी बिना पर मैं इन्हें इंसान तो नहीं कह सकता ना। मैंने ज़हरखंद लहजे में कहा, मैंने अगर इन जानवरों को मनो मट्टी के नीचे न दबाया तो मेरा भी नाम मलिक सफदर हयात नहीं। दोपहर से थोड़ी देर पहले हम थाने पहुंच गए। गुज़िश्ता रात मुसलसल होने वाली बारिश ने तफ्तीश के मामलात में काफ़ी हद तक मुश्किलात खड़ी कर दी थीं। यूँ समझे कि इन डाकुओं के खुरे के इम्कानात सिफर के बराबर आ खड़े हुए थे। ताहम इससे मेरी हिम्मत और अज़्म में ज़रा सी भी कमी बाकी नहीं हुई थी। मैं पूरे जोश व खरोश के साथ जाए वकुआ पर पहुंच गया था। अब की बार हम एक टांगे पर सवार होकर यहाँ आए थे। राणा तसद्दुक़ का छोटा साला बशीर भी हमारे साथ था। बशीर इस वाक़ये का चश्मदीद था। हम इसकी रहनुमाई में ऐन उस मकाम पर पहुंच गए जहाँ मुसल्लह डाकुओं ने उनके टांगे पर हमला किया था। तुम्हें अच्छी तरह याद है ना कि इसी जगह पर डाकुओं ने फीके कोजवान पर गोली चलाई थी। मैंने बशीर से पूछा। अब वो खासा हशाश बशाश नज़र आ रहा था। सुबह जब अस्पताल में मेरी उससे मुलाकात हुई थी तो वो काफ़ी मुरझाया हुआ था। इसका एक सबब तो वो तवील बेहोशी थी जिससे वो गुजरा था, और दूसरी वजह जिसमें खुराक न पहुंचने की नातवानी थी। मैंने थाने में आकर उसको तगड़ा नाश्ता करा दिया था, इसलिए अब उसकी अकल घुटने से निकलकर खोपड़ी में पहुंच गई थी और इसका दिमाग ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम करने लगा था। जी, इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं कि कल इसी जगह पर 2 डाकू हम पर हमला आवर हुए थे। अब वो खासा हशाश बशाश नज़र आ रहा था। सुबह जब अस्पताल में मेरी उससे मुलाकात हुई थी तो वो काफ़ी मुरझाया हुआ था। इसका एक सबब तो वो तवील बेहोशी थी जिससे वो गुजरा था, और दूसरी वजह जिस्म में खुराक न पहुंचने की नातवानी थी। मैंने थाने में आकर उसको तगड़ा नाश्ता करा दिया था, इसलिए अब उसकी अकल मैदे से निकलकर खोपड़ी में पहुंच गई थी और उसका दिमाग ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम करने लगा था। जी, इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं कि कल इसी जगह पर वो डाकू हम पर हमला आवर हुए थे। वो पुरवसूख अंदाज में बोला। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो उधर खेतों में जाकर वो कमरा देख लें जहां उन्होंने मुझे और बाजी रुखसाना को रुमाल सुंघाकर बेहोश किया था। अगर मुझे तुम पर यकीन ना होता तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही ना आता बरखुरदाद। मैंने उसका कंधा थपथपाते हुए नरमी से कहा। मैं एक पुलिस वाला हूँ और पुलिस का तफ्तीश करने का अपना एक अंदाज होता है। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने उस सिम देखा जिधर नसीर ने उस कमरे की मौजूदगी के बारे में बताया था। फिर मैंने बात मुकम्मल करते हुए कहा, आओ इस कमरे की तरफ चलते हैं। इसके बाद मैं बशीर की रहनुमाई में खेतों के अंदर दाखिल हो गया, लेकिन हवलदार बशीर अहमद उधर कच्चे रास्ते पर ही तहकीकी और तफ्तीशी काम में मसरूफ़ रहा। मैंने इसे डिस्टर्ब करना मुनासिब न समझा और बशीर के साथ बातें करते हुए मज़कूरा कमरे तक पहुंच गया। वो 15 बाय 15 फीट का एक आम सा कमरा था जो कच्चे रास्ते से ज़रा हटकर खेतों के बीच बना हुआ था। इस कमरे की हालत से तो यही लगता था कि वो काफ़ी अरसे से किसी के इस्तेमाल में नहीं। कमरे का दरवाज़ा और खिड़कियां खुली हुई थीं। मैंने घूम फिर कर कमरे का अच्छी तरह जायज़ा लिया, फिर बशीर से कहा, तो तुम लोगों को इस कमरे में पहुंचाने के बाद बेहोश किया गया था? जी थानेदार साहब, वो कमज़ोर सी आवाज़ में बोला। मैं शीरी बाजी के लिए बहुत फ़िक्रमंद हूँ। आप मेरी बाजी को तलाश कर लेंगे ना?
इन लम्हात में मुझे बसीर की आंखों में नमी सी महसूस हुई। मुझे ये समझने में कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई कि वो अपनी शीरी बाजी से बहुत मोहब्बत करता था। देखो बरखुरदार, मैंने शफ़क़त भरे लहजे में कहा, इस वक्त सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि राना तसद्दुक़ भी शीरी के लिए बहुत फ़िक्रमंद है, और राना के चमनाबाद जाने के बाद यकीनन तुम्हारे माँ बाप भी गहरी परेशानी में पड़ गए होंगे। और मैंने बात अधूरी छोड़कर एक गहरी सांस खारिज की, फिर बसीर की आंखों में देखते हुए गंभीर अंदाज में कहा, मैं तुम्हारी शीरी बाजी को तलाश करने की मुहिम ही में लगा हुआ हूँ, और जब तक मैं शीरी को बाजियाब नहीं कर लूँगा सुकून से नहीं बैठूँगा। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? जी समझ रहा हूँ, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने हवलदार को कच्चे रास्ते के सर्वे में मसरूफ़ देखकर इसलिए भी डिस्टर्ब नहीं किया था कि मैं बसीर से चंद अहम बातें करना चाहता था। अगर हवलदार हमारे करीब मौजूद होता तो ऐन मुमकिन था कि बसीर मेरे सवालात के जवाब में हिचकिचाहट महसूस करता, जिससे मेरा मकसद तिश्ना रह जाता। अगर समझ रहे हो तो फिर तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि शीरी की बाजियाबी के लिए मेरा इन डाकुओं तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मैंने बदस्तूर गहरी संजीदगी से कहा। जी ये तो जाहिर सी बात है, वो आम से लहजे में बोला, और इन डाकुओं तक तुम मुझे पहुंचाओगे? मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। वो कैसे जी? उसकी आंखों में उलझन नज़र आने लगी। मैं तो इन डाकुओं को बिल्कुल नहीं जानता। इनके बारे में मुझे जो कुछ मालूम था वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। तुमने मुझे जो मालूमात फराहम की हैं वो नाकाफ़ी हैं। मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। इस कमरे के तफसीली जायजे के नतीजे में मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली थी जिसकी मदद से मैं इन डाकुओं की तलाश को आगे बढ़ा पाता। चुनांचे मैंने बसीर को कुरेदना शुरू कर दिया था। वो शीरी का सगा भाई था। मुझे उम्मीद थी कि मैं इसकी ज़ुबान से कोई ऐसी बात उगलवाने में ज़रूर कामयाब हो जाऊंगा जो शीरी के अगवा के असबाब पर रोशनी डाल सकेगी। अगर मुझे शीरी के अगवा का मुहर्रिक मालूम हो जाता तो फिर इन डाकुओं तक पहुंचना आसान हो जाता। बसीर ने उलझन ज़दा होते हुए पूछा, तो फिर मैं और क्या करूं? मैं आपको किस तरह डाकुओं तक पहुंचाऊं? मेरे सवालात का सच्चा और खरा जवाब देकर मैंने उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए कहा, इस बात का मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अभी हमारे दरमियान जो भी गुफ्तगू होगी मैं इसका जिक्र किसी से नहीं करूँगा, और तुम भी अगर ऐसा ही करो तो बेहतर होगा। जी ठीक है, वो तजब्सुब भरे अंदाज में मुझे देखते हुए बोला। मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। क्या तुम्हारी बाजी शीरी राना तसद्दुक़ से शादी पर खुश थी? मैंने बड़े रसान से उसे घिसना शुरू किया। मैंने यही सवाल गुज़िश्ता रात राना तसद्दुक़ से भी किया था। उसने मुझे मुतमईन करने की भरपूर कोशिश की थी, मगर इसके जवाब ने मुझे सही मायनों में इत्मीनान नहीं दिलाया था। इस वक्त मैंने यही सोचा था कि इस हवाले से शीरी के वालिदैन से भी इस्तफसार करूँगा, लेकिन बसीर से मुलाकात के बाद मुझे महसूस हुआ कि इस काम के लिए वो सबसे ज़्यादा मुनासिब और मौजूद साबित हो सकता था। बसीर 15 साल का एक मासूम और सीधा सादा लड़का था, और सबसे अहम बात यह कि वो शीरी से बहुत मोहब्बत करता था। मेरे सवाल के जवाब में वो लम्हे भर के लिए तजब्जुब का शिकार दिखाई दिया, फिर बोला, जी मुझे तो वो खुशी नज़र आती थी। इसका मतलब यह हुआ कि उसने अपनी मर्ज़ी से इस रिश्ते के लिए हाँ बोली थी। मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, और लोग जिस किस्म की बातें कर रहे हैं इनकी कोई अहमियत नहीं। मैंने आखिरी जुमला एक ख़ास मकसद से अदा किया था। बसीर ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और जल्दी से बोला, मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि आपका इशारा लोगों की किन बातों की तरफ है। राना साहब ने अब्बा जी को तोहफे में जो ज़मीन दी है वो लोगों को हजम नहीं हो रही। तुम बिल्कुल ठीक समझे हो बसीर, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। 25 एकड़ ज़रई अराजी कोई कम नहीं होती। इसी वजह से लोगों को बातें बनाने का मौका मिल गया है, और दूसरी जानिब शीरी और राना तसद्दुक़ की उम्रों में जो तफावत है वो भी काफ़ी गौर तलब है। मैंने तो बाज़ लोगों को ये कहते भी सुना है कि मलिक नवाज़िश अली ने 25 एकड़ ज़मीन के लालच में अपनी नौउम्र बेटी को एक बूढ़े शख्स से ब्याह दिया है, और वो भी पहले से शादीशुदा। लोग बकवास करते हैं। वो बरहमी से बोला, अब्बा जी लालची इंसान नहीं हैं। राना साहब ने अपनी खुशी से वो ज़मीन हमें तोहफे में दी है ताकि हमारी हैसियत में इजाफा हो। राना साहब से अब्बा जी के देरीना मरासिम में ये ठीक है कि बाजी और राना साहब की उम्रों में काफ़ी फ़र्क है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये शादी बाजी की रजामंदी से हुई है।
अब्बा जी की तरफ से बाजी पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था और पिछले 6 माह में बाजी को मैंने अपने ससुराल में खुशी देखा है। राना मुसद्दिक ने भी पिछली रात मुझे कुछ इसी किस्म का जब बयान दिया था। मैंने बसीर को खंगालने के लिए दूसरे जाविये से सवाल किया। मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है, मैंने कहा। लोगों का क्या है, इन्हें तो फितने जगाने का बहाना चाहिए होता है। आप किसी की जबान तो नहीं पकड़ सकते ना। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने टटोलती हुई नज़र से उसकी तरफ देखा, फिर सनसनाते हुए लहजे में कहा, एक बात तो तुम भी मानते हो ना। वो गड़बड़ा गया। कौन सी बात थानेदार साहब? कि वो डाकू, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए ड्रामाई अंदाज में कहा, तुम लोगों के दोस्त और खैरख्वाह हरगिज़ नहीं हो सकते। उन्होंने फीके को कत्ल और शीरी को अगवा करके अपने दुश्मन होने का पक्का सबूत दिया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं कदम कदम चलाकर बसीर को एक ख़ास पॉइंट की तरफ ला रहा था। अगर इनकी दुश्मनी सिर्फ फीके कोचवान से होती तो इसे मौत के घाट उतारने के बाद वो वापस चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अगर वो तुम्हारे या रुखसाना के दुश्मन होते तो वो तुम दोनों को भी जिंदा ना छोड़ते। तो शीरी बाजी से इनकी क्या दुश्मनी थी? वो फट पड़ा। बाजी ने इनका क्या बिगाड़ा था? वो बाजी को अपने साथ क्यों ले गए? शीरी से बराह रास्त इनकी कोई दुश्मनी नजर नहीं आती, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। वो शीरी को अगवा करके किसी और से दुश्मनी निकाल रहे हैं। किसी और? कौन? वो सरसराती हुई आवाज में पूछने लगा। कोई ऐसा शख्स शीरी जिसको बहुत ज़्यादा अजीज हो, मैंने कहा। वो डाकू दरअसल इस शख्स के दुश्मन हैं और इसी शख्स को तड़पाने के लिए उन्होंने शीरी को अगवा किया है। फिलहाल मेरी नज़र में सिर्फ ऐसे 2 ही अफराद हैं। बसीर का रद्द अमल देखने के लिए मैं मायना खेज अंदाज में खामोश हो गया। वो हैरत और उलझन के मिले जुले तासुरात के साथ मेरी बात सुन रहा था। उसने कहा कि वो 2 अफराद कौन हैं थानेदार साहब? इनमें तो एक शीरी का शौहर राना तसद्दुक है और दूसरा शीरी का बाप मलिक नवाज़ अली, मैंने कहा। लेकिन अब्बा जी की तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। फिर कोई इन्हें तड़पाने के लिए शीरी बाजी को क्यों अगवा करेगा? और फिर मुझे ठीक ठाक छोड़ देने का भी यही मतलब निकलता है कि वो डाकू अब्बा जी के दुश्मन नहीं थे। वो अब्बा जी को तकलीफ देने के लिए मेरे साथ जुल्म व ज़्यादती कर सकते थे। बसीर की बात मंतकी तौर पर तो दुरुस्त थी, मैंने कहा। दूसरी जानिब राना तसद्दुक का भी यही दावा है कि इसकी किसी के साथ ऐसी दुश्मनी नहीं जो वो इसकी फैमिली को इस तरह निशाना बनाने की कोशिश करते। जहाँ तक तुम्हें ज़दोकोब न करने का मामला है तो राना साहब ने भी ऐसी ही बात की है कि अगर वो डाकू राना तसद्दुक को सुपर्दे अजियत करना चाहते थे तो वो इसकी भाभी रुखसाना के साथ भी बदतमीजी कर सकते थे। हम कितना भी सोचें, घूम फिर कर तान शीरी पर ही आकर टूटती है। अभी तक तो यही नज़र आ रहा है कि वो डाकू शीरी को लेने आए थे और अपना काम करके चले गए। तो फिर आप इन डाकुओं तक कैसे पहुंचेंगे? उसने बड़ी बेचारगी से सवाल किया। मुझे शीरी के तलबगार की तलाश है, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। वो शख्स जिसके ईमा पर शीरी को अगवा किया गया है, वो इन डाकुओं में से कोई भी हो सकता है और कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जिसने शीरी को हासिल करने के लिए मुसल्लह डाकुओं का सहारा लिया। ऐसा बंदा कौन हो सकता है? उसकी उलझन में हद दर्जा इजाफा हो गया। मुझे इस नौइयत की बातें दरअसल शीरी के वालिदैन से करना चाहिए थी या फिर किसी पुख्ता उम्र के शख्स से। ये मौजू बसीर जैसे नौजवान का नहीं था, लेकिन मेच्योर आदमी से पूछताछ करने में इस बात का इम्कान बहरहाल था कि वो मसलहत या मजबूरी की बिना पर किसी हद तक हक़ाइक़ को मुझसे छुपाने की कोशिश करता। मगर बसीर के साथ ऐसा कोई मामला नहीं था। वो बेलाग मुझे सब कुछ सच सच बताता चला जा रहा था। मैंने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए गहरी संजीदगी से इस्तफसार किया। बसीर, क्या राना तसद्दुक से शादी से पहले कहीं और से भी शीरी का कोई रिश्ता वगैरह आया था? उसने चंद लम्हे सोचने के बाद नफ़ी में जवाब दिया, नहीं जनाब। इस वक्त मेरी निगाह उसके चेहरे पर गड़ी हुई थे। मैंने उसकी आंखों में तरद्दुद और तज़ब्ज़ुब की आमेज़िश देखी। यूँ महसूस होता था जैसे वो किसी अनजानी तकलीफ़ में, कश्मकश में मुब्तला हो। मैंने अपनायत भरे अंदाज में पूछा, क्या बात है बसीर? कुछ नहीं थानेदार साहब, वो जुज़-बुज़ होते हुए बोला। कुछ तो है बरखुरदार, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए मजबूत लहजे में कहा। मेरा अंदाज़ा कभी गलत नहीं होता। मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम मुझे कोई ख़ास बात बताना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करो, है ना?
जी, वो थूक निकलते हुए बोला। आपका अंदाज़ा वाकई ठीक है। आपने शीरी बाजी के रिश्ते के हवाले से जो सवाल पूछा, इस बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन शायद ये बात इतनी अहम नहीं, इसीलिए मैं तज़ब्ज़ुब का शिकार हूँ। वो बात अहम है या नहीं, इसका फैसला तुम मुझ पर छोड़ दो, मैंने नरमी से कहा। तुम्हारे जहन में जो कुछ भी है वो मुझे बता दो। इधर चमनाबाद में एक लड़का है, उसने बताया। वो शीरी बाजी से शादी का ख्वाहिशमंद था, लेकिन इसके घर वालों की तरफ से कभी रिश्ता नहीं भेजा गया। इस लड़के का नाम क्या है? मैं गहरी दिलचस्पी लेते हुए बोला। और वो करता क्या है? उसका नाम फिरोज है, थानेदार साहब, बशीर ने जवाब दिया। उसके बाप की गांव में परचून की दुकान है, जिसे वो दोनों मियाँ बीवी मिलकर चलाते हैं। फिरोज इनकी अकलौती औलाद है, लेकिन इसे दुकानदारी से कोई सरोकार नहीं। वो सारा दिन इधर उधर मंडलाता फिरता है। अगर फिरोज के घर से बाकायदा रिश्ता आ भी जाता तो अब्बा जी कभी भी शीरी बाजी की शादी उससे ना करते। एक तो वो कोई ढंग का काम धंधा नहीं करता, ऊपर से इंतहाई बदतमीज भी है जनाब। अपने भोलेपन में वो मुझे अहम मालूमात फराहम कर रहा था। मैंने टटोलने और कुरेदने का अमल जारी रखा और सवाल किया। बशीर, मेरा तजर्बा है कि जो लोग उजट और बदमाश होते हैं वो अपने ही कबील के आवारा और बदमाश अफराद के साथ मेलजोल रखते हैं। क्या फिरोज भी अपने ही कुमाश के लोगों के साथ उठता बैठता था? जी बिल्कुल, वो जल्दी से असबात में सर हिलाते हुए बोला। मैंने पूछा, क्या तुम चमनाबाद में बसने वाले तमाम अफराद को अच्छी तरह जानते हो? जी हाँ, उसने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया। क्या चमनाबाद के किसी मर्द वसनीक की दाईं आंख पत्थर की है? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में पूछा।